Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Today we are discussing our FST 16th paper and first question देखें तो पुराना क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो पुराना क्वेश्चन ही था ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x, मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x, तो एक तो ये इस तरीके का सर्कल जिसका सेंटर -4, 0 है, और दूसरे सर्कल की बात करूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, तो वो कुछ इस तरीके का जिसका सेंटर क्या है 1, 0 है, ठीक है। ऐसा कुछ था और कहा गया PQR बी फॉर्म्ड बाय द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल S1 एंड S2। तो कॉमन टेंजेंट्स क्या होंगी? एक तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस तरीके की होगी, है ना, और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस तरीके की एग्जिस्ट करेगी। तो इनसे ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है? मान लिया इसको अगर P बोल दिया, इसको Q बोल दिया और इसको R बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका PQR ट्रायंगल है। और PQR ट्रायंगल के लिए अगर कहा जाए इन सेंटर क्या होगा, तो भाई देख सकते हो कि ये सर्कल जो है यही इन सर्कल का काम कर रहा है, अंदर वाला सर्कल छोटा वाला, ठीक है, यही इन सर्कल का काम कर रहा है इस ट्रायंगल के लिए, तीनों साइड्स को टच कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या हुआ, इन सेंटर क्या हो गया, इसी सर्कल का सेंटर जो कि 1, 0 है। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस की बात करें तो ये वाली लाइन ही आपकी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी, जो कि क्या होनी चाहिए थी, x = 0 दिया हुआ है, y = 0, तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो हमें ये P पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। P पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। C1 C2 को P जो है एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, R1:R2। तो एक का रेशियो, एक का R कितना है 4, एक का R कितना है 1। तो C1 आपका दिया हुआ है -4, 0 और C2 गिवन है 1, 0। आपको एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड करना है 4:1 के, ठीक है। तो आप देख लो इसके लिए कि ये P पॉइंट कैसे आएगा। तो P पॉइंट के लिए आप देख लो, P पॉइंट निकालना है आपको, एक्सटर्नल है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 4 × 1, ठीक है, P का अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 4 × 1 4 हो गया, -1 × -4, डिवीजन में 4 - 1 ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन में 4 - 1, तो ये आपके पास आ गया 8/3 और इधर से आ गया आपके पास 0 मतलब, ठीक है, 8/3, 0। तो ये पॉइंट जो है आपका 8/3, 0 है, जहां से हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स खींचना चाहते हैं। अब लाइन की इक्वेशन मान लें हम, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो अपन नोट्स में भी करते हैं, y = m × x - 8/3, ठीक है। ये मान लिया हमने लाइन की इक्वेशन है जो कि 8/3, 0 से पास करती है। अब वो किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो सर्कल के लिए टेंजेंट में तो यही पता होता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू रेडियस। तो 1, 0 से, ठीक है, mx - y और -8/3m = 0 पे हम 1, 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालें तो कितना आएगा, m - 8/3m मतलब -5/3m, डिवीजन में कितना चाहिए, √m² + 1 = लेंथ ऑफ रेडियस, तो ये 1 के बराबर। यहां से आपको m की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट्स, डी ऑप्शन की बात करें तो ये QR लेंथ के बारे में पूछा गया है, ठीक है, QR साइड लेंथ के बारे में पूछा गया है। तो अब अगर आप मान लो यहां से आप m निकालोगे तो आपके पास ये लाइन दोनों पता है, फिर आप Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। Q क्या होगा, x = 0 वाली लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरीके से आप R वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो, दूसरी वाली जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी उसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, x = 0 का। QR अगर आ गया, यहां से आपके पास लेंथ आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा क्वेश्चन था। लिमिट x की पावर x ऐसा -x की पावर x। तो आप देखो x टेंडिंग टू 0 के केस में क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से समझेंगे। तो x की पावर x, इसका तो स्टैंडर्ड लिमिट था, ये 1 के बराबर होती थी। तो 0 की पावर 1 ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 की पावर 1 ये 0 है और पावर में ये किसको टेंड कर रहा है, 1 को। तो 0 की पावर 1 0 को टेंड करेगा, माइनस ये कितना हो गया 1, तो रिजल्ट कितना हो गया, -1 के बराबर। तो ए ऑप्शन का रिजल्ट कितना है, -1 के बराबर है। ये तो याद होगा, x की पावर x 1 होता था।
और ये x की पावर 1 जैसा हो गया, तो अब ये इसमें कोई इंडिटर्मिनेंसी जैसा नहीं रह गया, हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में देखो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ln अंडर रूट 1 बाई एक्स। इसको मैं लिख लेता हूं एक बार, 1 बाई एक्स की पावर हाफ। ठीक है, इतनी बात ठीक। तो ये लिखा हुआ था क्या, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, ln माइनस हाफ और माइनस ln x, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर और इंटू हाफ माइनस ln x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा, ये वाली लिमिट हमने करी ही थी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर n इंटू ln x, x कुछ भी हो n कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 0 के बराबर ही आता है। तो वही वाली चीज यहाँ पे भी यूज हो जाएगी। अगर आपको करके देखना है तो आप वो LH रूल अप्लाई कर सकते हो कि ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 के लिए, ठीक है, ln x अपॉन x की पावर -2। ठीक है, ये आप डिफरेंशिएशन कर लो इसका LH रूल से, और वहां से भी आपके पास यही रिजल्ट निकल करके आता था कि किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट रहा। सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में क्या है, x की पावर ln x प्लस 1, x की पावर ln x प्लस 1 और x टेंडिंग टू किधर था, 0 प्लस। ठीक, तो अब इसमें भी देखो किस फॉर्म में है, पहले तो ये 0 की पावर में 0 है। ठीक है, तो 0 की पावर 0 फॉर्म कैसे सॉल्व होता है, क्या करते हैं हम, यही लिखते हैं e लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, ln x प्लस 1 और इंटू ln x, ये कर लेते हैं। ठीक है, 0 की पावर 0 फॉर्म लॉग में कन्वर्ट कर लिया पहले। तो अब इसमें भी देखिए आप, अब इसमें से बेसिकली क्या है कि ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ln x प्लस 1 इंटू ln x, e की पावर में तो हम बाद में रख देंगे वैल्यू। ठीक है, तो ln का आर्गुमेंट 1 को टेंड हो रहा है, तो यही x हम नीचे रखते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, तो इसी x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये चीज किसको टेंड करेगी, 1 को, 1 इंटू एक्स इंटू ln x। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 इंटू एक्स ln x, मतलब x ln x जैसा होगा। और अभी हमने कहा x की पावर n ln x के लिए हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, तो यहां से भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको भी हमें अगर देखा जाए यहाँ पे x की पावर ln x, तो 0 इंटू ln x, तो एक बार इसको देख लेते हैं, और ln x और डिवीजन में हमारे पास क्या है, इसको 1 अपॉन x इस तरीके का है। ठीक है, तो अब तो दिख रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, डिफरेंशिएट करके देखो LH रूल अप्लाई करके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन गया -x, जो कि कितना हो गया, 0। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहां भी करना था। ठीक है, यहां भी आप डिफरेंशिएट करोगे LH रूल अप्लाई करके, तो भी इसी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आया, इसको कहां रखना है आपको, e की पावर में रखना है। e की पावर में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी लिमिट तो 0 आई, लेकिन रखना क्या था इसको, e की पावर में, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन भी आसान सा, ऊपर देखो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, और नीचे x प्लस 10x है। अब x प्लस 10x, ठीक है, डिवीजन में x रह दे और यहाँ पे भी x लगा दे, तो आपको ये दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड लिमिट टाइप का बन जाएगा, x बाई एक्स प्लस 10x बाई एक्स मतलब 2x। तो ये बन गया आपका 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, मान लो इस पार्ट को हमने क्लब किया। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, ln a होता है। ठीक है, तो ये ln 5 लिख लोगे। ठीक है, नीचे 2 भी हो जाएगा, लेकिन यहां पे ये वैल्यू तो x टेंड्स टू 0 के लिए ये ब्रैकेट तो 0 को टेंड करेगा ना, तो ये कुछ ऐसा रहा कि ln 5 बाई 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू भी 0 को टेंड होने रहेगी, इसलिए B और D ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारे पास ये AGP नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, नीचे देखो 436 144 इस तरीके का टर्म है, तो AGP नहीं है ना, क्या टर्म है ये, तो अपन ये ऐसा देख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस देखो
5 है, 5 कैसे लिखा जा सकता है? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है ना, ठीक है, अप टू n टर्म्स। ठीक, तो अब आप देखो, अगर इसको ब्रेक करते हो तो 1 मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है इस टर्म को। इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, इसको क्या लिख दिया? 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते n टर्म्स तक जाएंगे। nth टर्म में क्या होगा? देखो सेकंड टर्म में 1/2, फर्स्ट टर्म में 1/1, थर्ड टर्म में 1/3, तो nth टर्म में क्या आएगा? 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सब ऐड होंगे तो क्या आएगा एडिशन से? ये सब कैंसिल आउट, ठीक है, तो बचेगा क्या? 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, तो ये आपका सीरीज का सम आ गया। ठीक है, अब आप Sn निकाल चुके हो, तो Sn निकालने के बाद अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि Pn की टर्म क्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 1 अपॉन x की पावर m, ठीक है, प्लस 1 अपॉन y की पावर m प्लस k अपॉन x प्लस y की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, ये हाइपरबोला कब कब रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो आपको ध्यान होना चाहिए सबसे पहले तो हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या होती थी। हाइपरबोला के लिए कंडीशन हमारे पास निकल करके आती थी h स्क्वायर माइनस ab का साइन, उस पर कमेंट करते थे कि उसका साइन कैसा है, और उसके अलावा एक चीज और देखते थे हम कि d हमारा कैसा होना चाहिए, डेल्टा जो होता है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, डेल्टा शुड बी नॉन जीरो, और h स्क्वायर माइनस ab का साइन, दो चीजें हम देखते थे। तो वही काम यहाँ पे करना है हमें। सबसे पहले देखें ए ऑप्शन में क्या है, पैराबोला इफ m इज इक्वल टू, मैंने हाइपरबोला के लिए बताया है h स्क्वायर माइनस ab, और ये पेयर ऑफ लाइंस जब रहेगा तो पेयर ऑफ लाइंस में आपको डेल्टा को जीरो करना होगा। ठीक है, पैराबोला हाइपरबोला, पैराबोला में क्या होता था, h स्क्वायर माइनस ab जीरो हो जाता था। ठीक है, यही कंडीशंस आपको चेक करनी है। तो आप देखो m इक्वल टू माइनस हाफ रख रहे हो तो क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट x, नहीं x की पावर माइनस हाफ है ना, प्लस y की पावर माइनस हाफ है। ठीक है, माइनस 1 अपॉन x प्लस y की पावर 0, तो x प्लस y की पावर 0 मतलब 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ इज इक्वल टू 1। सही, तो अब इस फॉर्म में तो कोई भी कोनिक्स नहीं रहता है, तो आप क्या करो, इसको एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास टर्म किस तरीके की बन के आएगी, x प्लस y, ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब स्क्वायर करके ही हटा सकते हैं, तो x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 1। फिर यहां से क्या बन गया, x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, एक्सपेंड कर लो फिर से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 2x माइनस 2y प्लस माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहां से डेल्टा चेक कर लो और h स्क्वायर माइनस ab का साइन चेक कर लो, और वहां से आप कमेंट कर सकते हो कि ये पैराबोला है या नहीं है। ठीक है, अगर डेल्टा जीरो और h स्क्वायर माइनस ab भी सॉरी डेल्टा नॉन जीरो और h स्क्वायर माइनस ab जीरो आ जाते हैं तो इसका मतलब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बी ऑप्शन में भी इसी तरीके से देखो, हाइपरबोला के लिए कहा जा रहा है m इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, मतलब सिंपल सा बन गया, ये बन गया आपका xy माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 0 बस। ठीक है, तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए केस हो जाएगा, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही केस हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखिए, मतलब आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बाकी ये चूंकि डायरेक्टली दिख रहा था इसलिए मैंने कर दिया, 1 ऐड किया बेसिकली दोनों साइड और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सी ऑप्शन में पैराबोला इफ m इक्वल टू k इक्वल टू n इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 1 है, k भी 1 है ना, तो 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो इससे क्या बनाया जा सकता है, यहां से आपके पास आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपके पास ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक,
इसको भी आप क्लब कर लो और एच स्क्वायर माइनस ए बी का साइन देख लो, ठीक है। डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो m इक्वल टू के इक्वल टू -1, अब यहाँ पे देखो क्या बनना है, m इक्वल टू -1, तो 1 अपॉन एक्स की पावर -1, y की पावर में -1, ठीक है, -1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या लिखा गया, x प्लस वाई, m और k -1 थे ना, तो 1 अपॉन एक्स की पावर -1, 1 अपॉन वाई की पावर -1, यहाँ पे आपका एक -1 आ गया और नीचे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और -1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो फिर से मल्टीप्लाई कर लिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy -1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, मतलब इसको आप कह सकते हो x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो ऑफकोर्स ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे f ऑफ fx, ठीक है, इज इक्वल टू x, इस तरीके का केस है ना। अब देखो, अब इसमें कायदे से क्या होता था, कई बार एक चीज ट्राई कर सकते थे कि x की जगह fx रख दें, तो x की जगह अगर दोनों साइड fx रखोगे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्या हो जा रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, तो कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस और बाइजेक्टिव वगैरह की बात करनी थी पहले तो चेक कर लो कि अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 हो गया, ठीक है, तो ऑन टू तो होगा ही ना, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, x बिलोंग्स टू r है, मतलब सब सारी कुछ वैल्यूज पॉसिबल हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन टू तो होगा ही। अब 1 1 की बात करते हैं। 1 1 में देखो कैसे कर सकते हो कि अगर वो वाला मेथड जो कि कभी कभी यूज करते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 वाला, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पे रख दिया कि भाई अगर मेरा x1 और x2, ठीक है, बराबर है, सॉरी fx की बात कर रहे थे ना, तो अगर हमारा fx1 और fx2 बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। एक और बाहर f लगा दें तब भी ये बराबर होंगे, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, ये x1 बन जाएगा और ये x2 बन जाएगा। तो fx1 इक्वल टू fx2 सजेस्ट कि x1 और x2 को बराबर होना चाहिए, और इसलिए फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव के बाद अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करना है। तो ये वाला पोर्शन अगर देखें हम, उसके आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर हमारे पास, मानता हूं मैं पहले केस में कि fx मेरा डिक्रीजिंग था, तो fx डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है कि fx1, मतलब अगर x1 हमारा x2 से बड़ा होगा तो दैट मींस कि fx1 हमारा fx2 से छोटा होगा। ये बात ठीक थी, fx1 हमारा fx2 से छोटा आएगा, ठीक। अब इसमें देखो फिर से, अगर मैं फिर से इसको f अप्लाई करता हूं इसी रिजल्ट को यूज करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से f अप्लाई कर रहे हो, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, f ऑफ x2 ऐसा लिखोगे। फिर एक बार आप f अप्लाई करो तो फिर से इनइक्वालिटी पलटेगी, तो f ऑफ x1, ठीक है, लेस देन f ऑफ x2, ठीक। तो ये कितना है आपका f ऑफ x1, ये तो x1 ही है, और यहां से क्या आ गया आपका x2। आपने शुरू कैसे किया था, x1 ग्रेटर देन x2 से, आ कहां पे गए, x1 लेस देन x2। इसका मतलब कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में अपन चले गए। जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था कि fx डिक्रीजिंग है, वो एजम्पशन रॉन्ग है, और इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि fx कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका, जो है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इंक्रीजिंग फंक्शन के बाद की बात अगर हम देखें तो और क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, हमने कहा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फिर से हम कॉन्ट्राडिक्शन ले रहे हैं कि fx और एक्स स्क्वायर की बात की गई है कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो fx की बात कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज यूज करनी पड़ रही है हमें, fx ग्रेटर देन और इक्वल टू x वाली। अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू x है, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है फंक्शन, और हमने ऐसे कहा कि fx हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू x था, तो इसका मतलब कि फिर से जब आप f ऑफ fx लोगे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x खुद कैसा था, अभी आपने बोला कि x से बड़ा था,
फिर से एक f ट्राई करो, तो एक और f लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे f ऑफ fx ये उतने काम का नहीं है, यहां पे लेकिन fx, ठीक है। तो ये आपका फिर से x हो गया और ग्रेटर देन और इक्वल टू fx, फिर से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गए। तो कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज जो है यही इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर भी प्रूव करने के लिए, और ये भी दिखाने के लिए कि fx हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और यहाँ पे क्या निकल करके आ जा रहा है fx लेस देन और इक्वल टू x। दैट मींस कि दोनों को क्लब करके हम क्या बोल सकते हैं कि fx शुड बी इक्वल टू x, यही केस पॉसिबल हो सकता है। तो fx इक्वल टू x है फंक्शन, ठीक। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में थोड़े से कम से ही बनते हैं और आते भी कम है, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो उसको एक बार देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टाइसेस गिवन है, ABC है ना, ABC के वर्टाइसेस गिवन है, और कहा जा रहा है कि L बी द लाइन पासिंग थ्रू C, ठीक है। C के थ्रू एक लाइन है जो कि पास कर रही है AB के पैरेलल, अ लाइट रे इमेनेटिंग फ्रॉम A एंड गोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, और व्हिच मीट्स मिरर एट E एंड BC एट D, ठीक। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वगैरह ये सब चीजें पूछी गई हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक। तो हमें बेसिकली ये C और E ये सब D ये सब सॉरी E और D ये सब पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जरूरी क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर वाला इक्वेशन निकालना। तो अब आप देखो A आपके पास 5,1 है, B आपके पास है -1, -7 और C है आपके पास 1,4, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि जिस रेशियो में AB:AC होता है उसी रेशियो में BD:DC होता है। तो D पॉइंट निकालने के लिए हम AB:AC निकाल लें। तो देखो A कितना है, A है हमारा 6 + 8 10, और यहाँ पे कितना है ये वाली साइड 4 + 3 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2:1 में इंटरनल डिवीजन से हमें D मिल जाएगा। B और C का इंटरनल डिवीजन कर दिया 2:1 में, क्या आएगा 2 × 1 2 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 3, और 2 × 4 8 8 - 7 1/3। ये आपके पास D आपका पॉइंट हो गया 1/3, 1/3, ठीक है। तो D आपके पास पॉइंट आ गया। AD लाइन की अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। C की आपको इक्वेशन मतलब ये मिरर की इक्वेशन पता ही है, C से पास कर रहा है, इसके पैरेलल है। तो अब आपके पास E पॉइंट भी आ गया, और बाकी सारे पॉइंट्स तो पहले ही से पता थे, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेनली आपका ये था D पॉइंट निकालना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अगर इक्वेशन को थोड़ा सा पलट के लिख दिया जाए तो cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x आपको कैसा चाहिए, लेस देन 1। cos इनवर्स x कौन सी इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, ये ले सकता है आपका 0 1 2 3, और sin इनवर्स x कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, sin इनवर्स x ले सकता है -2 -1 0 और 1, ये ले सकता है। तो आपके पास दोनों का डिफरेंस 1 कैसे निकल करके आएगा, 1 से छोटा कैसे निकल करके आएगा, ये देखना है हमें, ठीक है। तो क्या केस हो सकता है, cos इनवर्स x 0 हो जाए, sin इनवर्स x 0 हो जाए, ठीक है। ऐसे जिनके लिए दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाएं, या फिर और क्या हो सकता है, cos इनवर्स x आपका 0 रहे, sin इनवर्स x 1 हो जाए, तब भी काम हो जाएगा, या फिर दोनों 1 हो जाए, यही केस है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा नहीं हो सकता, cos इनवर्स x sin इनवर्स x, ठीक है। तो केस 1 लिया जबकि दोनों 0 हैं। तो cos इनवर्स x अगर इंटीजर पार्ट 0 दे रहा है तो cos इनवर्स x कहाँ रहा होगा, 0 और 1 के बीच में, और sin इनवर्स x कहाँ रहा होगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इधर क्या आया, ये तो सिंपल हो गया, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के sin 1, ठीक। और ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, यहां पे आएगा आपका पहले cos 1 और बाद में 1, ठीक। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। इस पोर्शन का इस पोर्शन के साथ इंटरसेक्शन, ध्यान देना बड़ा कौन सा होता है, sin 1 और cos 1 में बड़ा कौन सा होगा, तो sin 1 cos 1 में बड़ा होगा sin 1, ठीक है। क्योंकि ये π/4 के बाद की बात है ना, π/4 से बड़ा है ना, π/4 और π/2 के बीच में है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे sin 1 बड़ा होगा। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। केस 2 देखो, एक 0 है दूसरा 1 है, तो जब ये 0 है cos इनवर्स x का इंटीजर पार्ट, तो फिर से यही आएगा cos 1 से 1,
ठीक है। और दूसरा केस, जब साइन इनवर्स एक्स का इंटीजर पार्ट 1 है तो साइन इनवर्स एक्स इसका मतलब कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 2 तक। 2 तक तो साइन इनवर्स जाता नहीं है, मतलब पाई बाई 2 पे रुक जाएंगे। तो एक्स हमारे पास कहां से कहां तक आएगा, साइन 1 से 1 तक आएगा। ठीक, तो अब आप इन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, cos 1 से 1 और इधर sin 1 से 1, फिर से वही कंपैरिजन मेन है cos 1 और sin 1। केस 3 देखो, केस 3 में जब दोनों 1 हो, तो अगर दोनों 1 है तो cos इनवर्स x तो चलो 1 से 2 तक चला जाएगा, cos इनवर्स x 1 से 2 तक चला जाएगा, 2 तक तो जाना नहीं है ना। और sin इनवर्स x को भी 1 होना था, तो sin इनवर्स x आपका 1, तो यहीं पे आ गया, यही केस है, x बिलोंग्स टू sin 1 से 1। ठीक है, दूसरा वाला। और x यहां से कितना आया, x यहां से आ गया आपका cos 2 से cos 1। ठीक, अब आप फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ठीक, sin 1 से 1 और एक cos 2 से cos 1, तीनों केसेस का जो इंटरसेक्शंस आ रहे हैं उनका यूनियन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपके पास क्या है कि इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी था, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ये एंगल B है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, B होगा। अब एक हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया B/2 एंगल वाला। ठीक है, तो अब देखो CP जो है कॉर्ड है, CP कॉर्ड अगर यहाँ पे B/2 एंगल सबटेंड करती है तो इधर A पे भी कितना सबटेंड करेगी, B/2 ही सबटेंड करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास B/2 वाली चीज हो गई। ठीक, अब इसके आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट हमने कहा कि आगे अगर देखें तो हमारे पास देखो AQC वाला ट्रायंगल, AQC वाले ट्रायंगल। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, B/2 यहाँ पे मार्क कर लिया, ये B था तो ये पाई माइनस B, ये B/2, तो यहाँ कितना बचा, B/2। तो इसका मतलब B/2 ये है, B/2 ये है, मतलब CQA जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। फिर AQC ट्रायंगल में देखें, AQC ट्रायंगल में साइन रूल लगा रहे हैं, तो AQ अपॉन साइन पाई माइनस B इज इक्वल टू AC, ठीक है, अपॉन साइन B/2। तो AQ इज इक्वल टू आ गया आपका 2B cos B/2। फिर हमने कहा एक्सटर्नल पॉइंट Q था, QP इंटू QA इज इक्वल टू QC इंटू QB, ये बन गया। इस PQ को हमने इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अब ये भी हमें सभी चीजें अननोन थी, तो हमने कहा QC अपॉन QA, QC अपॉन QA, लेकिन अपने को क्या दिख रहा है, QC अपॉन QA। ठीक है, मतलब अगर ट्रायंगल AQC में हम साइन रूल अप्लाई करें, ये क्या से AQC में हमने साइन रूल अप्लाई किया, तो देख सकते हो QC अपॉन साइन B/2 इज इक्वल टू QA अपॉन साइन पाई माइनस B। ठीक है, तो ये आपके पास फिर से टर्म बन गई। तो QC अपॉन QA इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos B/2। तो ये वाले का जुगाड़ तो हो गया। अब और क्या चाहिए आपको PQ के लिए, QB चाहिए। QB कैसे निकाल सकते हैं, तो QB आपके पास ये चीज थी। ठीक है, तो आप देखो फिर से आपने QB निकालने के लिए क्या किया, ये ट्रायंगल यूज किया, ABQ वाला, ABQ बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो वहां पे आप BQ को लिख सकते हो ना साइन रूल लगा करके। फिर से BQ कैन बी रिटन एज, ये हमारे पास जो C था, मतलब C या कहो या B कहो, बात बराबर ही है, C sin A प्लस B/2 अपॉन साइन B/2, ये A प्लस B/2 और दूसरा साइन B/2। ठीक है, इन दोनों का रेशियो। ठीक, तो ये हमारे पास ABQ में साइन रूल लगाया, ABQ में साइन रूल लगा के BQ मिल गया, BQ को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड था और ठीक ठाक इसमें हमें चीजें अप्लाई करनी पड़ रही हैं। तो पर्सनली मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ्स वाला। ठीक है, तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो पहले वाले में कुछ खास नहीं है, तो मैं चेक ही करना पड़ेगा कि 3, 4, 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें तो 3, 4, 5 से साथ सभी A, B, C सबका मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन आपने सही कर लिया तो आपको सही से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, बस 3, 4, 5 से एक बार A को मल्टीप्लाई करो, एक बार B को मल्टीप्लाई करो, एक बार C को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जिससे भी हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाए वो मार्क कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड। ठीक है, तो A इनवर्स है और इधर एडजॉइंट A है, तो मैंने कहा था A इनवर्स को कैसे हम लिख सकते थे, एडजॉइंट A। ठीक है, क्या होता था, एडजॉइंट A डिवीजन में डिटर्मिनेंट A। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू मैं निकालूं और डिटर्मिनेंट A मेरा 1 आ जाता है, तो मैं कह सकता हूं ना कि A इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट A। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट A निकाल लो, वो 1 के बराबर आ रहा है, इसलिए A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आप इसी तरीके से बी का भी डिटर्मिनेंट निकाल लो, सी का भी डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट सी, सब निकाल लो, ठीक है। तो अब देखो आप, ठीक है, ये ए ऑप्शन आपका हो गया। बी ऑप्शन के लिए आपको कैसे चेक करोगे, तो आपका ए बी इनवर्स की बात की गई है, तो ए बी इनवर्स इसी टर्म में देखें तो क्या होगा, एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी। डिटर्मिनेंट ए बी अगर मेरा 1 के बराबर है, मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी कह सकते हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ए और बी, तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट बी अगर ये 1 के बराबर है तो ये बात करेक्ट होगी, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है ऑप्शन वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेम चीज सी ऑप्शन में भी कि वहां पे डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट सी अगर 1 हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। डी ऑप्शन में देखो एबीसी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एबीसी, सेम चीज फिर से आपको ट्राई करनी है कि एबीसी इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट एबीसी डिटर्मिनेंट एबीसी, और डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट सी अगर 1 के बराबर हो जाएंगे तो फिर इक्वलिटी रहनी चाहिए थी, और अगर ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट सी अगर 1 के बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि वहां इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगी, ठीक है। 11th ट्रेस निकालना है यार, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, ए तुम्हें दिया ही हुआ है, बी दिया ही हुआ है, बी का ट्रांसपोज यूज करना है इनफैक्ट, तो बस लिखते जाओ, बस कुछ खास काम था नहीं, 1 2 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, ये आपका ए था। बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 2 2 माइनस 1 2 2 माइनस 2 3, ठीक है। 3C का मतलब क्या हो जाएगा, 3C का मतलब हो जाएगा तुम्हारा -3 -6 -6 है ना, 3 इंटू 2 6 3 और यहाँ 6 6 6 3। ट्रेस का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो मतलब फाइनली चाहो तो एक बार सम कर ही लिया और फिर 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स बनेगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स का आपको सम फाइंड आउट करना था। आप चाहो तो यहां से भी अलग अलग निकाल करके भी ट्रेस का सम कर सकते हो। ट्रेस पूरे का ट्रेस इज इक्वल टू इसका ट्रेस प्लस इसका ट्रेस प्लस इसका ट्रेस, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन ही था यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ। अब 12 to 14 वाले की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स n कॉइन्स, ठीक है, PEI with the probability that exactly I out of n coins are biased, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी बराबर नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग अलग वेरी कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, कहा जा रहा है एग्जैक्टली I out of n coins are biased if PEI is directly proportional to I into I plus 1, ठीक है, ठीक है। I belongs to 0 से लेकर के n, तो कोई भी कॉइन खराब नहीं था। इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि 0 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है, I प्लस 1, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, I और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी PEI, ठीक है। तो 0 जब I को रखा तो यहां पे क्या आया, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू सम कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना कहा है ना, तो मान लिया वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है अपना k है। फिर इसी तरीके से 1 रखा तो क्या आएगा, I को 1 लिया तो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू के। 2 रखा तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू के। 3 रखा तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू के। ऐसे करके चीजें आती रहेंगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। यहां से 0 या तो 0 का n बायस्ड है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो n के n बायस्ड है, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा, सो दैट कि हम प्रोबेबिलिटी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल पाए। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, तो समेशन किसका किया जा रहा है, इन सारे टर्म्स का। तो k इंटू I प्लस 1 का सम आपका 1 के बराबर है, ठीक है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर है। I कहां से वेरी कर रहा था, 0 से लेके n तक, ठीक है। तो k तो चलो आपका कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो k को आपने एज इट इज रखा। I स्क्वायर मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक, प्लस साथ में देखो n प्लस 1 बाई 2,
ठीक है, इज इक्वल टू कितना रहा 1 के बराबर। तो आप देखो k यहाँ पे n प्लस 1 बाई 6 कॉमन और बाकी 2n प्लस 1 और प्लस 3 तो 2n प्लस 4 तो n प्लस 2 यहाँ पे रख देता हूँ और इसको 3 रख देता हूँ। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 3 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होना चाहिए था। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया 13th में व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ अ कॉइन सेलेक्टेड एट रैंडम इज बायस्ड व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, तो 13th में देखो हमारे पास व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ अ कॉइन सेलेक्टेड एट रैंडम इज बायस्ड। ठीक है, तो कोई एक कॉइन हमने लिया और कहा जा रहा है कि वो बायस्ड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो केस 1 जबकि जीरो कॉइन बायस्ड हो, पहली बात तो इसी के लिए प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। ठीक है, तो इसको तो स्किप कर सकते हैं। दूसरा केस कि हम ये इसकी बात करें कि एक कॉइन बायस्ड था और हमने वही कॉइन निकाला। 2 स्टेप हो गए ना, एक कॉइन बायस्ड था और हमने वही कॉइन निकाला है। ठीक है, तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी बनेगी एक कॉइन बायस्ड था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 इंटू 1 प्लस 1 k मतलब 2k ऐसा। ठीक है, मतलब ऐसे लिखो बल्कि PEI। ठीक है, ये PEI वाला था और इसका मतलब क्या था, हम कौन से केस की बात कर रहे हैं? उस केस की बात कर रहे हैं जबकि हमारे i कॉइन्स बायस्ड थे। तो i कॉइन्स बायस्ड होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब उन i कॉइन्स में से ही हमने एक कॉइन चूज किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी IC1 अपॉन NC1। ठीक है, और ऐसे ही कहा जा रहा है कि हर एक i के लिए हम यही कैलकुलेशन करेंगे और i हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है। तो i बिलोंग्स टू 0 से n। मतलब क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट केस लिया कि हमारे पास एग्जैक्टली एक कॉइन बायस था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 1 k। ठीक है, फिर हमने कहा कि चलो एक कॉइन बायस था, हमने वही कॉइन निकाला, मतलब 1C1 अपॉन n हमारे पास ऑप्शंस थे NC1 प्लस इसी तरीके से मान लो 3 कॉइन्स बायस थे, तो 3 कॉइन्स बायस थे और हमने उनमें से एक निकाला, तो क्या होगा पहले तो 3 कॉइन्स बायस थे इस बात की प्रोबेबिलिटी और इनटू 3 में से कोई एक कॉइन आपने चूज किया आउट ऑफ n कॉइन्स। ठीक है, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया है। अब आप देखो इसका कैलकुलेशन आपको करना है, तो समेशन आप देखो क्या बनेगा, देखते हैं। समेशन ओवर PEI, EI कितना निकला था हमारा k इंटू आई प्लस 1, तो k इंटू आई प्लस 1। ठीक है, ये PEI हो गया। ठीक है, IC1 अपॉन NC1 मतलब I अपॉन n और आ गया। ठीक है, तो आप देखो k अपॉन n इतना हिस्सा तो आपका कांस्टेंट होके बाहर निकल जाएगा, आपके पास बचेगा I इज इक्वल टू 0 से n तक का समेशन। आगे क्या बचा हुआ है I प्लस 1 I। ठीक है, तो I क्यूब प्लस I स्क्वायर, ये आप समेशन लिख सकते हो। I क्यूब का मतलब nn प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और यहां से nn प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो ये 13th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था। ठीक है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, तो मतलब हम एक बार को लिमिट भी लास्ट में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, हमें पूछा क्या गया है फाइनली, ऑड्स इन फेवर ऑफ पूछा गया है। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी सपोज 5:12 आती है, ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा 5:7 होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर वाली टर्म पे हमें फोकस करना है कि ऑड्स इन फेवर क्या होता था कि अगर हम कहते थे कि 3:4 ये किसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब फेवर क्या है, ऑड्स इन फेवर 3:1। ठीक, तो वो चीज भी आपको यहां पे यूज करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। If a coin selected at random is found to be biased, then probability that it is the only biased coin in the box। ठीक है, मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया आपका बेस थ्योरम से, कि आपको पहले से पता है कि आपने जो कॉइन उठाया वो कैसा था, बायस्ड था। अब आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो बायस्ड कॉइन कहां से आया होगा, इस केस से आया होगा। मतलब दिस वाज द ओनली बायस्ड कॉइन इन द बॉक्स, इस केस का रिजल्ट आया है। तो मतलब क्या हुआ, इस केस का जितना कंट्रीब्यूशन है उसको ऊपर रख दो। ठीक है, और नीचे क्या रखोगे, टोटल ये वाला। ठीक है, बायस्ड कॉइन मिला होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है k/n समेशन i क्यूब प्लस i स्क्वायर, यही है ना।
और उसमें से हमें क्या चाहिए कि ये बायस्ड कॉइन कहां से मिला हो, इस केस से मिला हो। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी को कहां रख देंगे, ऊपर में, ठीक है, वही अपने को चाहिए है। तो आपको उस केस को ऊपर में रखना था, वो केस क्या बना रहा है 2k, ठीक है, 2k और इंटू IC1 मतलब 1/n, ठीक है, कि हमारे पास इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k है, और इनटू इस केस से हमने बायस्ड कॉइन उठाया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/n थी। तो 2k इंटू 1/n इस केस की प्रोबेबिलिटी हुई, और टोटल बायस्ड कॉइन आने की ये प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, यहां से आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल दोनों पैराग्राफ्स हमारे सिंपल ही थे। इसमें हो सकता है किसी को कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो सकती है, बट इसमें से भी आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम, न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, टेंजेंट एट एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक, मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। वो एक पॉइंट पे टेंजेंट खींच लिया हमने, ठीक है, पी पॉइंट मान लो, और ये एम और एन पे इंटरसेक्ट करता है, और कहा जा रहा है ओ ओरिजिन है ओ एम वाई एन, ठीक है, ये आपने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक। और फिर कहा जा रहा है कि एम वाई कट्स द कर्व एट क्यू, एम वाई ने कर्व को क्यू पॉइंट पे कट किया। तो हमसे पूछा जा रहा है एम वी, अच्छा वाई नहीं वी है, ठीक है, एम वी इज इक्वल टू लेमडा एम क्यू, ठीक है। तो एम वी और एम क्यू के बीच का रेशियो पूछा गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन ही होना चाहिए। पी हमने मान लिया सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, ठीक है, पी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन। तो वो एक बार को मैं देख लेते हैं क्या हो सकता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, मुझे याद नहीं है, शायद तुम्हें याद हो, देख लेना एक बार। dy बाई डी एक्स क्या है, -1/t² और नीचे c, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आपका -1/t² है, और टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखें तो y माइनस सी बाई टी, ठीक है, और -1/t² x माइनस सी टी, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है। अब इसमें से m पॉइंट निकालने का मतलब है, m पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, y को 0 रखोगे, है ना। तो y को 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 माइनस सी बाई टी, ठीक है। तो माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू -1/t² x माइनस सी टी, तो ये कट गया, सी टी आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2ct, तो ये पॉइंट m क्या हो गया आपका 2ct, 0, ठीक है। और n पॉइंट की बात करें तो n पॉइंट कैसे निकलेगा, जब आप x को 0 रखोगे। तो x को 0 रखा तो y कितना आया यहां से, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू, इसको 0 रखा तो यहां प्लस सी बाई टी, ये बन जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2c बाई टी, तो ये पॉइंट आपका हो गया 0,2c बाई टी, ठीक है। तो v पॉइंट आपके पास आ गया कि ये क्या है 2ct, 2c बाई टी, यही है, ठीक है। तो mv का लेंथ कितना हो गया, mv का लेंथ हो गया 2c बाई टी, mq का लेंथ कितना हो गया, ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2ct, ठीक है, सॉरी हाँ, x इज इक्वल टू 2ct, ठीक है। और ये कर्व की इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स वाई इज, अब क्यू पॉइंट निकालना है हमें, तो क्यू पॉइंट के लिए क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का इंटरसेक्शन निकालना है, किस लाइन के साथ, एक्स इज इक्वल टू 2ct के साथ। तो देखते हैं, जब हम x को 2ct रखेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा c² अपॉन 2ct, मतलब कि c अपॉन 2t, ठीक है। तो Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आया, c बाई 2t, ठीक है, ठीक। तो अब ये हमारे पास y की वैल्यू यहां से आ रही है, और फिर हमें mv लेंथ निकालनी थी। तो mv लेंथ आपकी कितनी है, mv लेंथ है आपकी पूरी 2ct, ठीक, ये पूरी लेंथ 2ct। और mq लेंथ की बात करें तो mq लेंथ कितनी है, ठीक है, फिर से q का y कोऑर्डिनेट तो c बाई 2t, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये भी रेशियो आ गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इंटरसेक्शन वगैरह निकालने थे बार बार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, fx इंटू f डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू
f इंटू एफ डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एफ की पावर 4, ये लिखा हुआ है, ठीक, ऐसा, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारे लिए एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जा रही है, क्यों? इस वजह से डायरेक्टली आपका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। f इंटू एफ डैश, यहां पे अगर इसको मैं एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर क्रिएट कर दूं, इसको बोल दूं मैं एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दिख रहा है ऊपर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एफ स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो बेसिकली अब इसको अब हम लिखना चाहें तो दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, इसको अगर मैं x बोलता हूं एफ स्क्वायर को, तो क्या लिखा है? dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? साइन इनवर्स एफ स्क्वायर आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे? लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, तभी इस तरीके का हम इंटीग्रेशन पे इनइक्वालिटी लगा सकते हैं कि एफ जी से बड़ा था और एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स से बड़ा होगा, कब? डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें? तो ऑफ कोर्स जो दिया गया है वही करना होगा, x1 से x2, ठीक है। तो साइन इनवर्स के साथ देखो यहाँ पे x2 स्क्वायर माइनस x1, सॉरी, साइन इनवर्स x2 स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x1 स्क्वायर, ठीक है, fx fx12, हाँ ठीक है, यहाँ पे एफ स्क्वायर है ना, ठीक है, तो एफ स्क्वायर x2 माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर x1, ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर से देख लो, इधर से आ जाएगा तुम्हारे पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन ओवरऑल बन गया साइन इनवर्स, ठीक है। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो नेक्स्ट फिर इसकी वैल्यूज यहां से पुट कर लो आप, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, और फिर आपके पास x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, वो आ जाएगी यहां से। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की मैक्सिमम आएगी, तो आपको क्या निकालना है? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास एरिया ऑफ रीजन पूछा गया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय y एक्सिस, y इक्वल टू x बाई 4, और नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, ये दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, और एक था y इज इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स, ठीक है। तो ये 1,0 था, 2 बाई रूट एक्स तो चलो यहां से कहीं आएगा और इसके बाद ऐसा कट करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके का कर्व होगा, और कुछ तो नहीं है, बस इतना ही दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया किसका? ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 थी, एक बार इसका निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स बाई 4, ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो x की पावर 3/2 इज मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो x की पावर 3/2 8, मतलब x इक्वल टू 4, तो मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,1, मतलब ये पॉइंट आ गया आपका 4,1, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये दोनों हमारे एक लाइन में थे, ठीक है, ऐसा 4,1 यहाँ पे और 0,1 यहाँ पे, ठीक। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, कौन सा एरिया है? तो अपन देख सकते हैं कि ये पूरे एरिया की, सॉरी, y एक्सिस था, मतलब ऐसा पोर्शन जिसकी बाउंड्री में एक y एक्सिस हो, एक y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स हो, एक y इक्वल टू एक्स बाई 4 हो, और एक 2 बाई रूट एक्स हो, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका रिक्वायर्ड था, ठीक। तो एक तो आपके पास ये सिंपल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जिसका ये बेस अगर हम देखें, अगर ये बेस कहूं मैं, तो ये बेस कितना है? 4 यूनिट, और हाइट कितनी है? 1 यूनिट है। तो आपके पास ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, प्लस क्या है? प्लस आपके पास ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन आपको निकालना है, ठीक। तो ये पोर्शन निकालने के लिए अपन क्या देख सकते हैं कि हमारे पास थ्रू आउट देखा जाए तो इस पोर्शन में राइट साइड वाला कर्व है आपका 2 बाई रूट एक्स,
और लेफ्ट साइड वाला कर्व है आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो थ्रू आउट ये राइट रह रहा है, थ्रू आउट ये लेफ्ट रह रहा है इस पोर्शन में। ठीक, तो ये वाला पॉइंट में निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो 4,1 निकाला, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल लो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स और साथ में y इज इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो क्या आ रहा है यहां से 1,2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 1,2 आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 1,2 हो गया। ठीक, अब हमें एरिया फाइंड आउट करनी है, तो थ्रू आउट राइट में ये वाला कर्व है ना, मैं y एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रिप लेकर के इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास आप कैसे लिखोगे, राइट माइनस लेफ्ट इंटू डी वाई। ये लिखते हो राइट माइनस लेफ्ट डी वाई, और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर के 2 तक ये आपका ट्रायंगल तो आपको चाहिए ही, प्लस ये भी एरिया चाहिए। ठीक है, तो राइट वाला कर्व इसको भी y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो मतलब यहां पे। ठीक है, तो x कैन बी रिटन एज, राइट वाला यही कर्व है ना, तो x को क्या लिखोगे आप, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 बाई वाई, तो x इज इक्वल टू कितना 4 बाई वाई स्क्वायर, माइनस लेफ्ट वाला कर्व, लेफ्ट वाला ये है, तो लेफ्ट वाले में देखो क्या आएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर dy। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और साथ में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए बी दिया हुआ है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, ठीक है, उनको सी बोला गया है। तो ये आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, क्या ध्यान देना था, इस तरीके क्वेश्चन आपने कर रखा है कि r माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन थी r माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, यही था। तो इसने क्या लाइन बताई, इसने लाइन बताया r वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लेमडा ए वेक्टर। कैसे बताया भाई, वो भी देख लो, r माइनस बी और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब r माइनस बी कैन बी रिटन एज लेमडा ए, कह सकते हैं, r माइनस बी और a पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ r वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लेमडा ए वेक्टर। और इसी तरीके से यहां पे देखेंगे तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा b वेक्टर, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। ठीक है, ये दोनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट करेंगी, किया हुआ है ये a प्लस बी पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्यों, ठीक है, दोनों ही पास कर रहे हैं ना, ये भी तो a प्लस बी से पास करेगा और ये भी a प्लस बी से पास करेगा, तो a प्लस लेमडा बी और b प्लस लेमडा ए, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया a प्लस बी। अब आपको निकालना क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट abc, ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट abc। तो यहीं से क्लियर हो गया कि आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, एक ही प्लेन में है ना, a वेक्टर b वेक्टर, और a प्लस बी भी क्या हो गया, उसी प्लेन में हो गया। तो अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो बॉक्स प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाइन है, इंटरसेक्ट करती है कर्व को, ठीक है, और हमें 9n स्क्वायर प्लस 20n माइनस k की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हो सकता है थोड़ा 3D वगैरह में कर्व देख करके z इक्वल टू 0 देख करके थोड़ी दिक्कत हो गई हो, बट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, कहा जा रहा है x माइनस 1 बाई 15 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई 16 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई n, ठीक है, ये हमारा कर्व है, एक लाइन है, लाइन को k मान लिया, ठीक, ऐसा k तो इसने बोला ही है, तो हम कुछ और मान लेते हैं, हम इसको p मान लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15p प्लस 1। लाइन पे एक रैंडम पॉइंट अगर लेना हो तो लाइन पे रैंडम पॉइंट कैसे लिया जाएगा, 15p प्लस 1, 16p माइनस 1 और np प्लस 1 टाइप का, ठीक है। अब ये लाइन इंटरसेक्ट करती है किसको, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है 6x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 20 वेयर z इक्वल टू 0, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जब जो इंटरसेक्शन होगा लाइन का इस कर्व के साथ, तो उस समय पे z कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, 0 के बराबर रहा होगा, तभी तो इंटरसेक्शन हुआ होगा ना। तो np प्लस 1 को क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, और इसलिए p क्या हो गया आपका -1 बाई n, ठीक है। अब देखो ये तो यहां से आया, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे,
ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 16, ठीक है, 6 इंटू, अलग ही लिख लूं, 6 इंटू 15p+1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 16p-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। और p की जगह रख देना आप -1/n, तो ये आपका आ गया 1 - 15/n का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -16/n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहां से आपके पास n में एक क्यूब स्क्वायर आ रहा है, तो n में स्क्वायर की एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है, 1 + 225/n² - 30/n प्लस 5 इंटू यहां से बन रहा है 256/n² प्लस 1 और प्लस 32/n इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो n में एक क्वाड्रेटिक आ गई, उस n में एक क्वाड्रेटिक मतलब एलसीएम लेने के बाद ही क्वाड्रेटिक आई ऑफ कोर्स, तो उस क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट क्या है वही चीज हमसे पूछी जा रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो ये बढ़िया सा मतलब लैंग्वेज अच्छे दिया हुआ है काफी सारा, इसमें उसको डिकोड करना एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बस इतना, बहुत टफ नहीं है। x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, k - 2f², फ्रैक्शनल पार्ट को f बोल दिया, प्लस 2f प्लस f² इज इक्वल टू 0। हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इन 3 to 4। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इन 3 to 4 का मतलब क्या होगा भाई, i तो हर जगह आएगा ना, इंटीजर पार्ट 3 होना चाहिए, ठीक है। और f लेकिन कैसा होना चाहिए, f 0 से 1 के बीच का ही रहता है, ठीक है। तो 3 to 4 में एक ही सोल्यूशन आने का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वन रूट हमारा, इस क्वाड्रेटिक की बात करें, अगर हमारे पास एक ही रूट है, ठीक है, f भाई अगर मान लो यहां से f के दो वैल्यूज आ गई 0.75 0.25 मान लो, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर 3.75 भी 3.25 भी, ठीक है, क्योंकि अगर इंटीजर पार्ट 3 पॉसिबल है तभी तो 3 to 4 के बीच में आंसर आएगा। तो इंटीजर पार्ट 3 अगर पॉसिबल है और यहां से हम 2f निकाल दें, तो 2f निकाल देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि 2f का मतलब क्या है, 3 + f1 और 3 + f2 दोनों आंसर्स हो जाएंगे। आपको एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन चाहिए, तो एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन में ऐसा केस भी हो सकता है कि f की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करे और वो वैल्यू कैसी हो, 0 और 1 के बीच आए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक वैल्यू आपकी 0 से छोटी हो जाए, एक वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 0 और ये रहा 1, एक वैल्यू 0 और 1 के बीच और एक वैल्यू 1 से बड़ी, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि तीनों केसेस को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन, ठीक है, 0 and 1, इन दोनों का मतलब तो यही है, इन बिटवीन 0 and 1। तो इसका मतलब क्या होगा, f0 × f1 आपका कैसा होना चाहिए इन दोनों केसेस के, है ना, पहले इन्हीं दोनों केसेस को क्लब कर रहे हैं, तो f0 × f1 आपका कैसा होना चाहिए, <0। बस यहां से आप कंडीशन निकाल लो। इस केस में देखो क्या होगा, चाहिए k² है, f² मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में आपका d = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस केस को अलग से डिस्कस करते हैं। d 0 होगा मतलब 4 - 4 × k² × k - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 1 मतलब k³ - 2k² इज इक्वल टू 1, तो ये -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक। तो 0 और 1 के बीच अगर देखें तो 0 पे इसकी वैल्यू -1 है, और अच्छा k³ - 2k² -1 इक्वल टू 0, और वो भी कहाँ होना चाहिए था, 0 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए था। तो ये तो हम चाहते हैं कि रूट हमारा कैसा हो, बराबर हो, ठीक है, दोनों रूट्स बराबर हो जाए, और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि वो रूट कैसा हो, 0 और 1 के बीच का हो, ओके। तो फर्दर इसके लिए अगर तुम ग्राफ बनाते हो, ठीक है, k³ - 2k² -1 का, तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, डिफरेंशिएशन कहाँ 0 होगा, 0 पे और 4/3 पे, ठीक है, दो जगहों पे 0 होगा। तो अगर आप देखो ग्राफ का नेचर किस तरीके का होगा, यहीं पे देख लेते हैं ना, देख लो इस तरीके का, 0 पे वैल्यू क्या है, -1 है, ऐसा आएगा ग्राफ,
फिर 4/3 तक डिक्रीज करेगा और 4/3 के बाद इंक्रीज करेगा। ये वाला पॉइंट कहाँ पे 4/3 पे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे 0 पे। तो 0 से 4/3 के बीच आप देखो कभी भी एक्स एक्सिस क्रॉस नहीं हो रही। मतलब क्या हुआ कि रूट आएगा लेकिन वो रूट कैसा होगा 4/3 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब ये वाले केस में पॉसिबिलिटी जब हम देख रहे हैं कि d इक्वल टू 0 के केस में क्या हो रहा होगा, तो हमें पता चल रहा है हमें रूट तो मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो कहां पे कर रही है कि मतलब यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, k की वैल्यू आपके पास हो जा रही है 4/3 से कुछ बड़ी। ठीक है, तो 4/3 से बड़ी मतलब मान लो 1 की बात, मतलब मैं 2 की बात करता हूं तो 2 पे भी वैल्यू कैसी है आपके पास, निगेटिव ही है। ठीक है, तो 2 से भी बड़ी मतलब k की वैल्यू आपके पास जो भी आ रही है 2 और 3 के बीच की आ रही है। ठीक है, k आप देख सकते हो कि k की वैल्यू आपकी कैसी होगी, k आपका कुछ 2 और 3 के बीच का होगा। एक रूट जो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ है 2 और 3 के बीच है। तो आप देखो कि अगर आप k 2 से 3 रखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम देखें ये रूट d इक्वल टू 0 के केस में रूट कहां पे होता है, वर्टेक्स पे होता है। और वो वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स आपका आएगा -1 अपॉन k -2, -1 अपॉन k -2। ठीक है, तो ये वैल्यू ओवरऑल कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब आप इस केस को डिस्कस कर रहे हो तो d इक्वल टू 0 की सिचुएशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है उस समय, जबकि k कैसा है, कोई वैल्यू है 2 से 3 के बीच, हम एग्जैक्टली नहीं निकाल पा रहे लेकिन हमें पता चल रहा है कि k कैसा होगा 2 और 3 के बीच का होगा। अब अगर k हमारा 2 और 3 के बीच का है तो उस समय सोचिए कि रूट कहां पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपका टारगेट ये सिर्फ नहीं था कि d आपका 0 हो जाए, आपका टारगेट ये भी था कि d जब 0 होता है तो रूट आपका कहां आ रहा हो, 0 और 1 के बीच आ रहा हो। ठीक है, ये भी टारगेट था। तो आप चेक तो करोगे ना कि उस k को मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। मान लो उससे रूट हमारा 0 से 1 के बीच आए तब तो लूंगा, और अगर 0 से 1 के बीच रूट ही ना क्रिएट हो तो फिर किसी काम का नहीं है। तो k अगर 2 से 3 के बीच का है तो वर्टेक्स, तो भाई जब d इक्वल टू 0 की केस होती है तो d इक्वल टू 0 के केस में क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वही तो रूट होता है ना, -b/2 है। तो -b/2 है आपका कितना आएगा, -1 अपॉन k -2। और k अगर आपका 2 से 3 के बीच है तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो रूट आपका कहां आएगा, 0 से पहले आने लगेगा। आपको तो कहां चाहिए था रूट, आपको चाहिए था रूट ये 0 और 1 के बीच में, और इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो आप देखें अगर तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, और थर्ड क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन ये दोनों आपके अच्छे थे, कुछ हद तक फिफ्थ भी आप कह सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस आपके आसान दिए हुए थे, और जो आपका इनिशियली 8 क्वेश्चंस हैं करीब, शायद हाँ 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस में आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कह लीजिए, ठीक है, और 5, 6 और पर्सनली मेरे लिए 8, क्योंकि ट्रायंगल वगैरह थोड़ा सा दिक्कत देता है। ठीक है, तो 5, 6, 8 ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, बाकी तो क्वेश्चंस हमारे पास पेपर 1 के मॉडरेट लेवल के ही थे या इजी लेवल के ही थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना पेपर 2।